नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 55 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मैटर बोल सकते हैं। और यहाँ पर वर्ड लिखा है क्या, मैटर। तो मैटर आपके लिए कोई नई चीज तो है नहीं, आप क्लास 1, 2, 3 में मैटर के बारे में पढ़ चुके होते हो कि मैटर क्या होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि एनीथिंग which can occupy volume and which have mass is known as matter। जिसके पास मास होता है या फिर कुछ द्रव्यमान होता है या फिर कुछ आयतन वो घेरता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं या पदार्थ बोल देते हैं। और हमारे चारों ओर पदार्थ अलग अलग वैरायटी में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर प्लास्टिक, या फिर लकड़ी या वुड। ठीक है, ये क्या है, मैटर है जो हमारे चारों ओर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और हम अपनी कन्वीनियंट के लिए या अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यहां पर सेमी कंडक्टर भी आता है, लेकिन हम पूरा जो होल क्लासिफिकेशन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन यहां पर ले रहे हैं। और सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन में किसी पदार्थ को या किसी मैटर को हम दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, और इंसुलेटर को कभी कभी हम डाइलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं। और यहां से आए को हम जितनी भी कहानी पढ़ेंगे वो अधिकतर किसके बारे में होगी, डाइलेक्ट्रिक के ही बारे में होगी। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर है। तो जो इंसुलेटर है उसे हम क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर इतनी बात ना। अब देखो, अब यहां पर क्या है, मेरे पास एक कंडक्टर है और एक क्या है मेरे पास, इंसुलेटर या फिर स्लैश करके डाइलेक्ट्रिक है। हमें क्या करना है, कंडक्टर और इंसुलेटर या फिर मैटर को देखना है कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेव करता है। यहां बोल सकते हैं कोई इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरीके से बिहेव करेगा, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम कि कोई डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेगा, या फिर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेगा। और आप लोग मुझे बताओगे या बोलोगे कि सर हम कंडक्टर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेव करता है ये पहले ही पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, आंसर दो। आंसर है हाँ जी, पढ़ चुके हैं। आज से कम 1 या 2 हफ्ते पहले आप जाओगे तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, या बोल सकते हैं कम से कम 10 लेक्चर पहले की बात है कि किस तरीके से कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेव करता है। ये हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ओके ना, आज किसकी बारी है हमारे पास कि इंसुलेटर या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने का क्या मतलब हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक जिन एटम से मिलकर बना हुआ है उस एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, या फिर जो डाइलेक्ट्रिक एटम का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एटम है उसे हम कहां रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। और जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो एटम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, या बोल सकते हैं डिफॉर्म हो जाता है। और यहां पर डिफॉर्म होने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्ट्रेचिंग और दूसरा होता है रोटेशन। यानी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप से क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है। एक क्या है मेरे पास, बाय स्ट्रेचिंग, और दूसरा क्या है मेरे पास, बाय रोटेशन। ओके, तो यहां पर हम पहले किसको देखेंगे, स्ट्रेचिंग को देखेंगे, फिर किसको देखेंगे, हम रोटेशन को देखेंगे। ओके, देखो अब मैं यहां से आगे जो लेक्चर स्टार्ट करना है ना, मैं सीधे यहां से स्टार्ट कर सकता हूं कि स्ट्रेचिंग क्या होती है और रोटेशन में किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मतलब रोटेशन क्या होता है, यानी फिर एटम के रोटेशन से क्या मतलब है, या फिर एटम के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रेचिंग से क्या मतलब है, यहीं से स्टार्ट कर सकता हूं। देखो कुछ जीनियस बच्चे होते हैं, उनको जो मैंने अभी तक बोला वो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ मुझ जैसे होते हैं जिनको एक बार बोलने में या बोलते हैं ऐसे बर्बली बोलने में समझ में नहीं आता है, उनको क्या करना पड़ता है, लिखाना पड़ता है, उनको रिटर्न चाहिए। यानी जो कैसे होते हैं, मुझ जैसे बच्चे होते हैं। तो एक काम करते हैं, तो सारे बच्चे सेम है मेरे लिए, ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ऐसा मेरा क्या है उद्देश्य है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, जो अभी तक मैंने बोला है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर लिख लेता हूं, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और जब आने वाले भविष्य में आप किसी को पढ़ाने जाओगे तो वहां पर आपके लिए मतलब सहूलियत होगी उनको पढ़ाना। ठीक, किधर इतनी बात। तो सबसे पहले हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, हिंट डाला ये, और हिंट डालो क्या, मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर, व्हाट इज मैटर, बताओ भैया, मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच have mass and occupy volume
इज कॉल्ड मैटर। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं मैटर के तो क्या हो जाएंगे, इसी एग्जाम्पल बताओ। जैसे सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्या होता है यहाँ पर, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, तो सॉलिड में आ जाएगी। और प्लास्टिक, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल है, ठीक है, एटीसी लिख दो यूं करके। नाउ यहाँ पर मैंने जितने भी टाइप के मैटर लिखे वो सारे मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ न कुछ अपना बिहेवियर शो करते हैं, और हर मटेरियल का बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। जब मैं किसी सॉलिड को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा तब उसका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। जब मैं किसी लिक्विड को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा तब उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा, और जब मैं किसी गैस को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखूंगा तो उसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। यानी हर मैटर का बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे मैटर को हमने दो क्लास में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो वी डिवाइड मैटर्स इन टू क्लास। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर सेक की स्पेलिंग क्या होती है, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी वी क्लासिफाइड मैटर इन टू पार्ट, फर्स्ट वन इज कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर। दूसरा क्या होता है हमारे पास, इंसुलेटर होता है। ओके, तो यहां पर से नोट करके लिखो, नोट बना के लिखो। वी ऑलरेडी हैव सीन, वी ऑलरेडी नो हाउ कंडक्टर behave in presence of external electric field। ओके, नाउ एक बार कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है इनके बारे में देख लें। तो ऐसे हिंट डालो क्या, कंडक्टर, ऐसे हिंट डालो क्या, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर those matter which have, बताओ क्या होता है उनके पास, which have free electron, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं which have unlimited supply of charge। जिसके बाद क्या होता है, unlimited supply of charge होता है। those matter which have unlimited supply of charge, supply of electric charge are called कंडक्टर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, बहुत लूजली बाउंड होते हैं, और एट रूम टेम्परेचर वो एटम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। या बोल सकते हैं एटम के चारों ओर जो क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, जो स्पेशली डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट है, वहां से बाहर निकल जाते हैं और क्या करने लग जाते हैं, एटम के बीच में जो कोर होता है, ये डिस्कस किया हमने वैसे में मतलब कंडक्टर जब पढ़ा था, जो एटम के बीच में कोर होता है उसके बीच में रैंडम क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है बात। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर वेरी लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस। ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, यानी दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इन आउटर मोस्ट सेल, जो क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, उनकी बात हो रही है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ जाना। ठीक है, यहां पर मैं वो नहीं लिख रहा कि मैं किन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, लेकिन दिमाग में होना चाहिए मैं किन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही है। ठीक है, और क्या होता है बताओ कंडक्टर के बारे में, और कुछ बताओ। तो दैट इज कि इन कंडक्टर करंट फ्लो वेरी इजीली। ठीक है, तो करंट या फिर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्लो इजीली इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो बहुत इजीली क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है। ठीक है, और बताओ इसके बारे में। अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। और क्या होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। ठीक है, जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें लास्ट में, एग्जांपल की बात करें तो ऑल जो मेटल होते हैं क्या होते हैं, जो ऑल मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअल में प्योर कंडक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, लेकिन जो मेटल होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, या बोलते हैं एज ए प्योर कंडक्टर यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, और गोल्ड। अब गोल्ड कैसे लिखते हैं, एयू, जो भी है मतलब गोल्ड लिख देना, या मतलब लिखते हैं, चलो केमिस्ट्री तो वैसे ही पूछना हमारी। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सॉरी दोनों एक ही हो गए शायद, तो कॉपर, ठीक है, एक्स्ट्रा, ओके, ये हो गया। ओके, सबसे ज्यादा क्या होता है, सिल्वर, फिर क्या होता है कॉपर, फिर क्या होता है गोल्ड। ओके, देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम अपने घर में कौन से वायर लगाते हैं, कॉपर के वायर लगाते हैं, जबकि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर की होती है। सिल्वर क्यों लगाते हैं बताओ, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, बहुत महंगा होता है। सिल्वर के महंगा होने के कारण हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर क्या होता है, सस्ता होता है। कॉपर के बाद क्या आता है, गोल्ड आता है। ठीक है, गोल्ड लास्ट में आता है, तो गोल्ड तो हम वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो तो माला ही बन जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये किसकी बात होगी, कंडक्टर की बात होगी। अब बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर की। तो हिंट डालो क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या हो जाएंगे, यानी दोज मैटर, या फिर हाँ दोज मैटर विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या बोलते हैं जिनके पास फ्री चार्ज होता ही नहीं है, यानी वेरी लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अगला क्या हो जाएगा भाई, इंसुलेटर। इंसुलेटर, इसी को हम डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इंसुलेटर स्लेश क्या लिख दो, डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक। ओके, दोनों सेम ही होते हैं। ओके, फिलहाल के लिए मान लो दोनों सेम होते हैं, एक छोटा सा अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है अभी हम देखेंगे। ओके, तो इंसुलेटर और एक लिख दिया हमने डाइइलेक्ट्रिक, यहां भी ऐसे लिख दो, इंसुलेटर स्लेश डाइइलेक्ट्रिक। ओके, नाउ क्या होते हैं फिर इंसुलेटर, दोज मैटर विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दोज मैटर विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या निकालोगे आप, कि इन इंसुलेटर जो एटम है और एटम के चारों, सॉरी जो न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या है, वेरी टाइटली बाउंड विथ न्यूक्लियस। वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, तभी तो वहां से बाहर नहीं निकल पाते। और जो कंडक्टर होता है वहां क्या होता है, एग्जैक्ट उसके अपोजिट होता है। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, इन इंसुलेटर और स्लैश डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली बाउंड विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बहुत टाइटली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। ओके, तो इसका मतलब दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, यानी जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकती है, बहुत अच्छी तरह से फ्लो कर सकती है, लेकिन ये किसके तरह बिहेव करेंगे, एज ए मतलब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको स्विच के अंदर डाल दूं, इस पेन को स्विच के, सॉरी जो सॉकेट होता है ना उसके अंदर डाल दूं, तो मुझे करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का डाइइलेक्ट्रिक है, बोल सकते हैं इंसुलेटर है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते, या उसको अपने से पास होने को उसकी इजाजत नहीं देते, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। दे हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। और क्या बोल सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल लिख दो आप सीधे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके बताओ, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे,
जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। एक्स्ट्रा लिख दो यहाँ पर ETC, या फिर माइका, ठीक, ग्लास बोल सकते हो यहाँ पर आप, ग्लास बोल दो, माइका, एक्स्ट्रा लिख दो, चलो ठीक है, बहुत है इतना ही याद आ रहा है अभी। तो क्या, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एक्स्ट्रा, माइका, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। ओके, क्वार्ट्ज भी होता है। ओके, दीज आर अवर इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या है, मेरे पास इंसुलेटर है और ये क्या है, मेरा कंडक्टर है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक दोनों सेम है? नहीं, दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। नाउ इंसुलेटर वर्सेस डाइलेक्ट्रिक, या फिर से लिखो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक लिखो इस तरीके से, डाइलेक्ट्रिक। जब कुछ प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक के बारे में जान लेते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, ध्यान सुना बात को, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर विच कैन स्टोर चार्ज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो यहां पर, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक्चुअल में इंसुलेटर ही है। डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, इंसुलेटर विच कैन स्टोर चार्ज, जो क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, जो चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, क्लास 12th में आपने क्या किया होगा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया होगा और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया होगा, और डाइलेक्ट्रिक भरते ही आपने देखा होगा उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। और कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और डाइलेक्ट्रिक भरते ही उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज क्यों करी, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या भरा, डाइलेक्ट्रिक भरा, और डाइलेक्ट्रिक क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। समझ में आई बात इतनी? ओके, अगला देखो यहां पर, अगला क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड व्हेन वी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन भी हम पढ़ेंगे, पूरा जो लेक्चर होने वाले, सॉरी टॉपिक होने वाले हैं आज के बाद एक दो दिन के बाद आने वाले जो लेक्चर होने वाले हैं वो पोलराइजेशन पे ही बेस्ड होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कैन पोलराइज्ड in presence of external electric field, क्लियर हुई इतनी बात? तो डाइलेक्ट्रिक को क्या कर सकते हैं, हम पोलराइज कर सकते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऑल डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर बट ऑल इंसुलेटर कैन नॉट बी डाइलेक्ट्रिक। क्या है यहां पर, और ऑल डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर बट ऑल इंसुलेटर कांट बी डाइलेक्ट्रिक। जो हर इंसुलेटर होता है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता है, लेकिन हर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये क्वेश्चन मतलब ये जो मैंने 3 यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं, ये 3 पॉइंट आपके वाइवा के पॉइंट हैं। आपसे ये बोलेगा कि आप पहले आंसर क्या दोगे कि इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक बोथ आर सेम थिंग, दोनों का बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि मतलब कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक की जो खास प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर ही होते हैं, पर उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या दोगे आप कि आपके पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब आप क्या रखते हो, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हो तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक ने क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज क्या किया, स्टोर किया, जिसकी वजह से उस कैपेसिटर की क्या करी, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करी। ठीक है, और दूसरा क्या बोल सकते हो, जो डाइलेक्ट्रिक है उनको हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा, ऑल डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर बट ऑल इंसुलेटर कांट बी डाइलेक्ट्रिक। इसे एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे, एग्जांपल हो जाएंगे प्लास्टिक हो जाएगा, क्वार्ट्ज हो जाएगा, ठीक है, और ड्राई एयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ड्राई एयर। वैक्यूम भी क्या होता है, एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है। और नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस भी क्या होती है, एक टाइप की डाइलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के बारे में हो गया ना। अब हमें ये देखना है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, या बोल सकते हैं जो इंसुलेटर है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किस तरीके से बिहेव करेगा। ओके, तो ये चीज जो थी वो थी जो मैंने वर्बली यहाँ पर बताई थी, मैंने क्या कर दिया, वो रिटर्न में दे दिया, और आपको कुछ यहाँ पर नया तो सीखने को मिला होगा। ओके, कुछ चीजें बताए से मेरे से
रह गई होंगी तो यहाँ पर लिखते समय वो क्या होगी, यहाँ पर सब नोट डाउन होगी। ओके ना, अब हिंट डालो क्या कि इफेक्ट ऑन डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलो, इफेक्ट या फिर बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऐसे लिखो, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके नाउ, तो यहां पे लिख के चलो, डाइलेक्ट्रिक यहां बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूं किसी एक डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करूं या फिर डाइलेक्ट्रिक एटम के बारे में बात करूं या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम के बारे में बात करूं, दोनों सेम चीज हुई। तो लेट्स टॉक अबाउट एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एटम भी बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। एटम स्लैश करके लिखो क्या, मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। होता क्या है, ऐसे डॉट डॉट लिखो, व्हेन वी प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक एटम का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एटम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then its charge distribution, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का करने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु, अब क्या होगा बताओ। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई एक एटम है और उस एटम को मैंने कहां रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, आप बताओ क्या होगा। देखो एटम का जो नेट चार्ज होता है कितना होता है, जीरो होता है, यानी एटम का नेट चार्ज कितना है, जीरो है, यानी वो कैसा है, न्यूट्रल है, यानी एटम का चार्ज कितना है, जीरो है। और उस जीरो चार्ज के एटम को जब मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तब क्या उसमें कोई फोर्स या फिर कुछ होगा या नहीं होगा बताओ। आप पहली नजर में बोलोगे कि यहां पर कुछ नहीं होगा, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल, तो एटम में कोई फोर्स या फिर कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि एटम के अंदर चार्ज तो है ना, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या नहीं है, आंसर हाँ है। तो उन इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में कुछ न कुछ तो फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से होता क्या है, एटम का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब गड़बड़ा जाता है, सिंपल सी बात हुई। डिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, गड़बड़ाना। ओके, आपने यहाँ पर कोई शांत पानी है और पानी में से पत्थर फेंक दिया तो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। क्लियर हुई इतनी बात। ओके, एक आपकी मम्मी ने एक बढ़िया करके क्या बनाई थी, एक गोल करके लोई बनाई थी उसकी आटे की, और आप गए यहाँ से आपने ऊपर से मुक्का मार दिया, क्या हो गया, वो गोली, वो जो गोई क्या बोलते हैं उसको आप, गोली, ठीक है, जो आटे की होती है ना, यूं करके गोली होती है, आपने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे मुक्का मार दिया तो आटे की गोली कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाती नहीं हो जाती, यानी क्या हो गई है, डिफॉर्म हो गया। तो यहां पर भी क्या होता है, जो एटम होता है एक्चुअल में क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। देखो कैसे डिफॉर्म होता है, तो मैंने क्या लिखा, व्हेन वी प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक एटम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गेट डिफॉर्म्ड, क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। वी कैन सी, अब डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, फिर यहां पर दो रास्ते होते हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक एटम के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफॉर्म करने के दो रास्ते होते हैं। कौन कौन से, वी हैव, देयर आर, ऐसे लिखो, देयर आर टू वे फॉर दिस डिफॉर्मेशन of charge distribution
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारे पास बाई स्ट्रेचिंग। कौन सा होता है? स्ट्रेचिंग, यानी खिंचाव, ठीक है, ऐसे खींचना। और सेकंड होता है क्या हमारे पास? रोटेशन। दूसरा क्या होता है? रोटेशन होता है। ओके, नाउ एक एक करके क्या करेंगे, दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हिंट डालो, क्या? स्ट्रेचिंग, यानी डिफॉर्मेशन ऑफ एटम बाया स्ट्रेचिंग। डिफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम बाई स्ट्रेचिंग। ओके, देखो क्या होगा। मान लिया मेरे पास, लेट अस कंसीडर वी हैव ए एटम। उधर बनाता हूं, ठीक है, जगह चाहिए उसके लिए। ओके, देखो लिखा ना सब आपने, वेरी गुड। देखो इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा यार, लिखने वाला ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि हमको थ्योरेटिकल पार्ट इसमें आना चाहिए, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझाने को होता है ना, सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर था, मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट का। यहाँ पर मैं 3 अंडे बनाता, 3 एटम बनाता, एक में बोलता कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दूसरे में बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और तीसरे में बोलता कि यहाँ पर क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। बस इतना ही लेक्चर था यहाँ पर। लेकिन ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आपका बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा आपका? जब आपको हर चीज क्या होगी, एक अच्छे से आएगी। और हर चीज अच्छे से कब आएगी? जब आप हर चीज को क्या करोगे, लिखने की कोशिश करोगे अपनी कॉपी में, ठीक है। मैं यहीं पर आपको कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा बहुत लेक्चर क्या हो रहा है, एक टाइप से लेंथी टाइप का हो रहा है, या थोड़ा आपको बोरियत फील हो रहा है क्योंकि लिखना पड़ रहा है। ओके, ठीक, उस तरीके से। लेकिन ये क्या है, वर्थी है, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर क्या है मेरे पास, कि अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, एक एटम है किसका, किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो एटम क्या होता है, इस तरीके से शेप में एक स्फीयर की तरह होता है। कैसा होता है? एक स्फेरिकल शेप का होता है यूं करके, और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो यहां पर क्या है, इस तरीके से इसके चारों ओर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल मूव कर रहा है, वो कर रहा होगा, एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल मूव कर रहा होगा, और वो क्या बना रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा होगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये चीज क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहने का मतलब दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज होता है ये? पॉजिटिवली चार्ज होता है, नहीं होता है? आंसर होता है। और ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये चीज क्या है मेरे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड करने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये कैसा हुआ मेरे पास, नेगेटिवली चार्ज। और जो मेरे पास टोटल एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है, यानी इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। कैसा है ये, न्यूट्रल। NE, न्यूट्रल की स्पेलिंग नहीं आ रही, न्यूट्रल। कैसा है ये, न्यूट्रल है, ठीक है। यानी नेट चार्ज कितना है इसका, 0 है। यानी नेट चार्ज Q इक्वल टू कितना है, 0। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के चारों क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यानी उतना ही नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर है जितना पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। नाउ अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये जो मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है ना, इसका मैं एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बना सकता हूं। ध्यान सुना, कैसा स्ट्रक्चर, एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। आपने पढ़ी है ना, प्रिमिटिव सेल पढ़ी है इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। वहां पर हम एटमों को किससे रिप्लेस करते हैं, एक पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर भी हम क्या कराएंगे, इसका एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसा बोलूंगा कि मेरे पास ये क्या है, एटम है यूं करके। इतना गोल क्यों बन रहा है यार, और यहां पर कोई भी फील्ड नहीं लगा रखा है, खाली कैसे, खाली एटम की बात हो रही है, कोई फील्ड नहीं लगा रखा है, नो फील्ड। यहां पर लिख दो, यहां पर नो फील्ड। यहां पर क्या है, नो फील्ड। नो फील्ड का मतलब नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर। ओके, अगेन अब इसी का मैं क्या बनाऊंगा, एक अनदर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसको अनदर तरीके से एक रिप्रेजेंट करूंगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी और कहां पर कर रहे हैं, इस एटम के सेंटर पर। मान लिया यहीं पर क्या है हमारे पास, कुछ प्लस Q चार्ज है, और यहीं पर क्या है मेरे पास, कुछ माइनस Q चार्ज है। अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर मेरे पास नेट नेगेटिव चार्ज कितना है, -Q है, तो ऑब्वियसली बात है जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी कितना होगा, +Q होगा। बिकॉज जो Q होना चाहिए कितना होना चाहिए, -Q फिर +Q, दिस इज इक्वल टू 0, तभी तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहां पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज यहां बोलूं, चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज -Q, तो चार्ज इन न्यूक्लियस विल बी +Q। ओके, तो अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी वो दोनों का जो हम बोल सकते हैं, ये समझो ना, दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात को। तो दोनों कहां, यहीं पर है। तो ये क्या है मेरे पास, यहीं पर +Q चार्ज है, और यहीं पर क्या है मेरे पास -Q चार्ज है, और अगेन यहां पर क्या है, नो फील्ड है।
क्या है यहाँ पर, नो फील्ड, कोई भी फील्ड नहीं लगा रखा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं लगा रखा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, देखो ये मेरे पास क्या है, एटम है यूं करके, तो दिस इज माय एटम, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, देखो ये एटम है, मैंने यहां पर क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज माय ई एक्सटर्नल, ये क्या है मेरा ई एक्सटर्नल, यहां पर अप्लाइड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, प्रेजेंट है। देखो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो हम सब जानते हैं जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यहां बोल सकते हैं इसको, प्लस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहां पर होगा क्या, देखो जो ये प्लस क्यू चार्ज है वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। यहां पर क्या था कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर कोइंसाइड विद ईच अदर, प्लस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कोइंसाइड विद ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो यहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इधर की ओर जाएगा और माइनस क्यू चार्ज कहां की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। देखो पहली कंडीशन कुछ ऐसी थी, अगर मैं ये बोलूं मेरे पास यहां पर दो बोतल है, ठीक है, दो पानी की बोतल है, ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है ना पीछे वाला बोतल, अब क्या होगा, माना ये वाला कौन सा है, पॉजिटिव है और ये बोतल किसको दिखा रहा है, नेगेटिव को दिखा रहा है, तो होगा क्या, ये कहां की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और इस पर कहां की ओर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये वाला चार्ज कहां चला जाएगा, इधर, प्लस क्यू इधर चला जाएगा और माइनस क्यू कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा, आंसर है हाँ जी जाएगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर। तो जो मेरे पास प्लस क्यू है ये क्या था, पहले सेंटर यहां पर था, अब जो प्लस क्यू है वो कहां चला जाएगा, कहीं यहां पर चला जाएगा, दिस इज प्लस क्यू, और माइनस क्यू इधर की ओर जाएगा, माना माइनस क्यू कहां चला गया मेरा, इधर चला गया, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस वन इज माइनस क्यू एंड दिस डिस्टेंस सेपरेशन फ्रॉम हियर टू हियर, लेट अस से दिस सेपरेशन इज डी। ये सेपरेशन क्या बोल दिया मैंने, डी बोल दिया। ये क्या बना, क्या बना, ये डाइपोल बन गया भैया। क्या बन गया, डाइपोल बन गया। यानी अभी जो ये एटम है वो किस में चेंज हो गया, एक डाइपोल में चेंज हो गया। यानी एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज दोनों कुछ स्मॉल सेपरेशन में रखे हुए हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, डाइपोल बोलते हैं। और यहां पर जो डाइपोल है क्या पहले से उसके पास था, एटम के पास था, नहीं, डाइपोल क्या हुआ, यहां पर इंड्यूस्ड हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलेंगे। जो डाइपोल यहां पर बना इसे हम क्या बोल देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस केस में क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस होता है, तो क्या बनेगा यहां पर, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके ना, आपके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो जब प्लस क्यू चार्ज, देखो ये है ना, जैसे ही मैंने यहां पर क्या लगाया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कंडीशन ये थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ये इसने इधर की ओर मूव किया, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये इधर की ओर मूव किया और ये इधर की ओर मूव किया। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने हटाया है नहीं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, इधर को जाते रहना चाहिए था, इधर को जाते रहना चाहिए था, और ऐसा कंडीशन आनी चाहिए थी कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या हो जाते, अलग थलग हो जाते। ऐसा हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था, आंसर है हाँ जी हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा, क्योंकि यहां पर एक ऐसा टाइम आता है, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, ये क्या होगा, जैसे मैं इधर की ओर, ये इधर की ओर जाएगा और इधर की ओर जाएगा, देखो इन दोनों के बीच कुछ सेपरेशन आ गया, और यहां पर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बोल सकते हैं यहां पर एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन क्या हो रहा है, या फिर इसको ऐसे बोलो, एक यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगी। ठीक है, अभी समझते हैं, देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। देखो हुआ क्या, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, नेगेटिव चार्ज इधर को आना स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज इधर को जाना स्टार्ट हुआ। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना ताकतवर है, उसने क्या किया, जो नेगेटिव चार्ज है इसको इस पॉजिटिव चार्ज की रेंज से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रखा है वो इतना ताकतवर है, उसने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से क्या कर दिया, अलग कर दिया। बोल सकते हैं एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। वही तो है ना, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से है। यानी इसको इससे बाहर निकालना, इसके इफेक्ट से बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव न्यूक्लियस से क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दिया। कब निकलेगा, जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ताकतवर होगा, और उस केस में क्या होगा, हमारा डाइलेक्ट्रिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज नाउ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दीज इलेक्ट्रॉन आर बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं,
एटम से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कम स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग है कि यहां पर इस तरीके का सेपरेशन ले आ रहा है। देखो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ये चार्ज इधर जाना और ये चार्ज इधर जाना रुक जाएगा, यानी यहां पर एक स्टेबल या इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। क्या आएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, और हमें देखना है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो होगा क्या, ये क्या है मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज में क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा अट्रैक्ट, और इसको क्या करेगा, इधर को ले जा रहा है, कौन, एक्सटर्नल वाला प्लस क्यू को इधर की ओर ले जा रहा है, और माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू को इधर की ओर ला रहा है। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर इस माइनस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पर लगाया गया फोर्स और इस ई एक्सटर्नल के कारण इस प्लस क्यू पर लगाया गया फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और उस टाइम पर यहां पर जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वो सेपरेशन क्या है इस केस में, डी है, और हम उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल देंगे। आई होप अब यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने समझा दिया जितना मेरे को समझ में आता है या फिर जितना मैं समझा सकता हूं। अब देखो, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं फॉर अवर सिंप्लिसिटी, या बोल सकते हैं फॉर सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन वी अज्यूम दैट। देखो ध्यान सुनना बात को, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर अवर टू मेक अवर कैलकुलेशन सिंपल वी अज्यूम दैट कि जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है ना वो डिस्प्लेस नहीं होता है। जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है बाई डी सेपरेशन। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। वी अज्यूम दैट हम क्या अज्यूम करते हैं, डायग्राम में समझा रहा हूं। देखो कि ये मेरे पास क्या है, एटम है। जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, दोनों कहां थे, कोइंसाइड थे एट सेंटर। जैसे मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां रहा, सेंटर पर ही रहा। नेगेटिव चार्ज कहां रहा, सेंटर पर ही रहा। ओनली जो प्लस क्यू चार्ज है वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और कितना डिस्प्लेस हुआ, डी डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ, डी डिस्प्लेस, यानी यहां चला गया। तो दिस इज माई प्लस क्यू चार्ज। ये क्या मेरा प्लस क्यू चार्ज है जो कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से डी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तब सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू चार्ज क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। दिस इज सिंपल एजम्पशन, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन कैसी होती है, ऐसी होती है, लेकिन ऐसा हम अज्यूम करते हैं फॉर अवर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। या बोल सकते हैं जो कैलकुलेशन आगे आएंगी हमारी, कहां पर आएंगी, एक हम टर्म डिफाइन करेंगे, दैट टर्म इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या डिफाइन करेंगे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करेंगे। और वहां पर हमें ये सिचुएशन की जरूरत पड़ेगी कि हम और बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज कहां पर है, सेंटर पर ही है, और ओनली पॉजिटिव चार्ज क्या हो रखा, हमारा शिफ्ट हो रखा है। तो ये क्या है, एक टाइप का अजम्पशन है। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो अब यहां पर क्या हुआ, देखो चार्ज हमारा डिफॉर्म हो गया, हमारा क्या इंड्यूस हुआ, एक इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस हुआ, और इस टाइप के एटम को जो क्या हो चुका है, डिफॉर्म हो चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड एटम बोलते हैं। जो ये एटम है, ये कैसा एटम है, पोलराइज्ड एटम है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड एटम बोलते हैं। ये भी कैसा है, पोलराइज्ड एटम है, पोलराइज्ड एटम। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। ना अब हमें देखना है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कब ये फिक्स हो जाएगा, डिस्टेंस कब फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कब फिक्स होगी, जब माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू पर लगाया गया फोर्स और इस ई एक्सटर्नल के कारण इस प्लस क्यू पर लगाया गया फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है मेरे पास कि ये मेरे पास क्या है, एटम है, इसका सेंटर है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों का सेपरेशन कितना है, डी सेपरेशन है, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, ई एक्सटर्नल लगा रखा है। क्या लगा रखा है, ई एक्सटर्नल। ओके, तो होगा क्या, देखो कि एट इक्विलिब्रियम इसमें यहाँ की ओर फोर्स लगाएगा कौन, ई एक्सटर्नल, लेट अस से दिस फोर्स इज एफ एक्सटर्नल, और यहाँ पर जो माइनस क्यू है इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, यहाँ की ओर, लेट अस से दिस फोर्स इज एफ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, एफ इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जो एफ इलेक्ट्रॉनिक होगा किसके बराबर होगा, मेरे पास एफ
एक्सटर्नल के बराबर होगा। नाउ एफ इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा मेरे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्फिगरेशन या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड मल्टीप्लाई बाई प्लस क्यू एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इनटू कितना आ जाएगा ये स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू गया तो ये क्या आ गया मेरे पास ई इज इक्वल टू कितना आ गया ई एक्सटर्नल। तो एट इक्विलिब्रियम ये कंडीशन होगी मेरे पास, जो ई ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉन्फिगरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ई एक्सटर्नल के बराबर होगा और उस केस में जो डी है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक डायपोल बन जाएगा, जिस डायपोल को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे और यहां पर इस एटम को क्या बोल देंगे हम, पोलराइज्ड एटम बोल देंगे। और जो ई है यहां पर इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है इतनी बात? ओके नाउ अब यहां पर एक डायपोल बना, क्या बना, डायपोल बना। अब इस डायपोल का कुछ डायपोल मूवमेंट होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो कहां की ओर होता है डायपोल मूवमेंट, लेट अस से डायपोल मूवमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इज पी, क्या बोल देते हैं हम, लेट अस अज्यूम, ऐसे करके चलो, लेट अस अज्यूम डायपोल मूवमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इज P। मान लिया इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, P है, देन इट इज फाउंड दैट P is dipole moment P is approximately proportional to the applied electric field, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो P वेक्टर होता है एक्चुअल में, यानी फिर जो डायपोल मूवमेंट होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू E एक्सटर्नल, किसके होता है, E एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको क्या लिखता हूं मैं, देखो तो P वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू E एक्सटर्नल को मैं E लिख दूं, यहां पर क्या लिखा मैंने, जो E है वो किसके बराबर बोला मैंने, E एक्सटर्नल के बराबर बोला, ठीक है, जो E एक्सटर्नल है उसको मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, E एक्सटर्नल होता है, यानी जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, यहां पर डायपोल मूवमेंट होगा। ओके तो हम सब जानते हैं जब भी हम फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है और यहां पर भी वो कांस्टेंट हमको देखने को मिलता है और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो यहां से मेरे पास P इज प्रोपोर्शनल टू E है और जैसे मैं यहां से प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज अल्फा। वो कांस्टेंट क्या होता है, अल्फा होता है। ये प्रोपोर्शनल साइन है और ये कांस्टेंट है एंड दिस इज अल्फा इनटू E आ गया। यहां पर जो अल्फा है वो क्या है मेरे पास, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके जो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको कि जो अल्फा है वो क्या होता है, हमारा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होता है। क्लियर है इतनी बात? ओके तो ये क्या हो गया हमारे पास। अब यहां पर देखा आपने कि किस तरीके से स्ट्रेचिंग से हुई ना, यहां पर पहले मेरे पास मैंने जो उसका आटे वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, पहले मेरे पास आटा ऐसा था या पहले मेरे पास एटम ऐसा था। ओके जैसे मैंने क्या किया, उसके ऊपर ऐसा करके मारा, आटा कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, और ये क्या था, एटम था। जैसे मैंने इस एटम में क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये एटम कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से लगाया, हो गया ना डिफॉर्म। तो क्या हुई, यहाँ पर स्ट्रेचिंग हुई, यानी क्या बना, एक डायपोल बन गया, ठीक है। जब ओके मिटा दे, देखो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। ये तो क्या था, अप्रोक्सीमेशन के बाद है, लेकिन हाँ माइनस साइन इधर को और प्लस साइन इधर को, तो कुछ ऐसा हमको एटम देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा नहीं बन जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, बहुत माइनर सा, ठीक है। इतना ये तो दिखाने के लिए कि मतलब ऐसा हो गया, इतना चपटा नहीं बन जाता है, ठीक। तो ये जब आटा ऐसा हो गया और हमारा जो एटम है वो ऐसा हो गया, ठीक है, यानी क्या बन गया, यहाँ पर एक डायपोल बन गया। ये कहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा कि यहाँ पर क्या बनाए, एक इंड्यूस्ड डायपोल क्या हो गया, क्रिएट हो गया ना। अब किसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के बारे में। यहाँ इससे पहले रोटेटिंग वाला देख लेते हैं, पोलराइजेबिलिटी फिर देखेंगे उसके बाद, ठीक। देखो कि किस तरीके से रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है। देखो अभी तक हमने जो
जिस एटम की हम बात कर रहे थे, यहाँ हम एटम की जगह हम मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं, ठीक है, एटम की जगह हम मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं। तो जो एटम या मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे, ये कैसे थे? नॉन पोलर थे, यानी जिनका कोई अपना डायपोल मोमेंट नहीं होता है। ध्यान सुना बात को, यानी ऐसे एटम या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनका अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। अपना डायपोल मोमेंट कितना था? 0 था, ठीक है। जो हमारे पास एटम हमने लिया उसका अपना डायपोल मोमेंट कितना था? 0 था। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका अपना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। जिन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा होगा, जिनका अपना कुछ क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल H2O क्या होता है? कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो उस टाइप के जो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेव करते हैं, देखो ध्यान देखो। तो रोटेशन, तो दूसरा हो जाएगा क्या? रोटेशन, डिफॉर्मेशन बाय रोटेशन। ये सिंपल सा है, देखो, डिफॉर्मेशन ऑफ या बाय रोटेशन, और ये किसके लिए होता है? पोलर मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? पोलर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट, हैविंग परमानेंट, जिनके पास क्या होता है? परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम, H2O क्या होता है? अपना एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। और अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है? यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यूं करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ओके। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो किससे मिलकर बनी होगी? ये एटम से मिलकर बनी होगी। और इस केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। लेकिन इस केस में जो मॉलिक्यूल है उनका क्या है? अपना एक इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट है, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी एटम है, माना ये एटम है तो यहाँ पे बोलते हैं मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल क्या है? अपना एक डायपोल मोमेंट है। तो उसको कैसे दिखाएंगे हम? इस तरीके से दिखाएंगे, यानी इस तरीके से एरो से दिखाएंगे। लेकिन एक खास बात यह है कि इस पूरी स्लैब का जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है? 0 है। स्लैब का नेट डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का या बोलते हैं एटम का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है। अब इसका 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब क्या होंगे? रैंडमली इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी उनके डायपोल मोमेंट इस तरीके से क्या होंगे? रैंडम होंगे, यानी रैंडम डायरेक्शन में क्या होंगे? इस तरीके से होंगे। क्लियर बात? तभी तो क्या होगा? जो नेट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ ये कब है? जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, उसका टुकड़ा था, उसके अंदर जो मेरे पास मॉलिक्यूल थे वो डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरीके से क्या थे? ओरिएंटेड थे, ओके ना। अब मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बताओ? हम सब जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है नहीं करता है? बाय अप्लाइंग टॉर्क, उसमें टॉर्क लगाता है, और टॉर्क लगाने से जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो जाता है? किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन हो जाता है, ठीक। तो यहां पर भी क्या होगा? कुछ ऐसा ही होगा कि जैसे हम क्या लगाएंगे, यहां पर कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर नो फील्ड है, ठीक है, दिस इज नो फील्ड, नो फील्ड। अब यहां पर क्या लगा? फील्ड लगा, यहां पर फील्ड लगाया हमने, लेट अस से दिस फील्ड इज ई एक्सटर्नल। कितना फील्ड लगाइए? ई एक्सटर्नल फील्ड लगा। तो जो डायपोल हैं वो क्या हो जाएंगे? जो ऐसे इधर उधर रैंडमली ओरिएंटेड थे वो क्या हो जाएंगे? आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? इस तरीके से ओरिएंटेड हो जाएंगे। और जैसे ही ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, उससे क्या होगा? इस स्लैब का कुछ नेट डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी, होगा, ठीक है। अब इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है, अब इसका कुछ न कुछ क्या होगा? डायपोल मूवमेंट होगा। तो यहां पर क्या था? जो डायपोल मूवमेंट है वो कितना है? 0 है। और यहां पर क्या है? जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या है? मेरा नॉन 0 है। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या होगा? ये सिंपल सा था कि किस तरीके से रोटेशन की वजह से जो मेरे पास चार्ज होता है वो डिफॉर्म होता है। इस तरीके से क्या होगा? डिफॉर्म होगा। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक। तो रोटेशन कहां होगा? इन पोलर मॉलिक्यूल। और ये वाली सिचुएशन, स्ट्रेचिंग वाली सिचुएशन कहां देखने को मिलेगी मेरे पास? जिनके पास क्या होगा? जो डायपोल मूवमेंट होगा उसका 0 होगा। इनिशियल डायपोल मूवमेंट कितना होगा? 0 होगा। यानी कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। अब यहां पर आप दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए आपके में कि यहां पर वो स्ट्रेचिंग वाली प्रोसेस नहीं होगी क्या? आंसर है हाँ, होगी। लेकिन वो क्या होगी? बहुत कम होगी, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो यहाँ पर इफेक्ट बोल सकते हैं, जो इफेक्टिव प्रभाव होगा या बोलते हैं इफेक्टिव फिनोमिना होगा, वो कौन सा वाला होगा? रोटेशन वाला होगा। स्ट्रेचिंग वाला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कौन सा वाला होगा?
रोटेशन वाला होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो एक बार टाइम देखते हैं, फिर टाइम बचा है तो पोलराइजेबिलिटी करते हैं। ठीक, 50 मिनट हो गए, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कि किसी एक एटम के लिए आपको कुछ उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा एटम का, कि एटम की रेडियस ये है, तो बताओ उसका एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और नेट या गेट में भी, तो आपको वो जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो अलग से उसमें क्या बना देंगे, सेपरेट वीडियो बना देंगे, फिर उसके बाद कहाँ आ जाएंगे हम, पोलराइजेशन में आ जाएंगे। ठीक, तो आई होप ये टॉपिक क्या आया होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा क्या अच्छा समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करके समझाने की। हाँ, थोड़ा बहुत टॉपिक ऐसा था कि यहाँ पर हम एकदम फ्लो में नहीं चल पाए, हमारा रुक रुक कर चल रहे थे, कोई बात नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, रुक रुक कर चलना पड़ता है। ठीक है, ओके, लेकिन हाँ, हमारा फाइनल एम क्या होना चाहिए कि हमें जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आई होप ये समझ में आया होगा। उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जो शब्द थे या बोल सकते हैं जो स्टोरी थी वो उतनी सरल या बोल सकते हैं उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, ऐसा होता है ना, कुछ कहानियाँ होती बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब पहली बार पढ़ते हैं ना थोड़ा अजीब लगता है। तो ये वही कहानी है, पहली बार पढ़ रहे हैं अजीब लग रहा है, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी क्या होगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, ऐसी कहानी पढ़ो, मस्त मजे से करो। ठीक, तो कल क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी पढ़ेंगे, पोलराइजेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों को हमारी जीभ नहीं बोल पाती है, जैसे पोलराइजेबिलिटी। अब जबरदस्ती बोलूँगा तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे फ्लो बोलने की कोशिश करूँगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो वहीं अंदर ही ऐसे हड़बड़ा जाएगी जीभ। तो कुछ शब्द होते हैं, मतलब हमारे जीभ की जो मसल्स होती है उनके लिए बनी नहीं होती है। ओके, तो मजाक नहीं बनाया मेरी। ठीक है, वैसे मैं बोल लेता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ मैं बोलने की, प्रैक्टिस भी करता हूँ कभी कभी, जो शब्द मेरे को नहीं आते हैं उनको बार बार बोलने की, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है, फंबल हो जाता है। ठीक, तो कोई बात नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।